हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोड्स.सोफिज्म। आज हम हमारी वीडियो में यार रिलेशनल ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पर बहुत इजी होने वाले हैं हमारे लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आगे जाके जब हम डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस करेंगे और कभी भी इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का बहुत काम आएगा। इन चीजों को हम आगे देखेंगे, बट आज हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए पहले ही एक फाइल बना दी है ताकि आपको सारी चीजें इजीली मैं समझा पाऊं। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये 6 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनको ही आज हमें समझना है। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन सबको दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में रिलेशन निकालने के यूज आते हैं। ये कंपेयर करने में यूज होते हैं इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इन्हें हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हर जगह यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। इसका मतलब 1 रिटर्न करेगा ये ट्रू के लिए और 0 रिटर्न करेगा फॉल्स के लिए। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये रिटर्न हमारी एक बूलियन वैल्यू को ही करेंगे, या तो वो 0 रिटर्न करेगा या तो वो 1 रिटर्न करेगा। अब पहला ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसे देखते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसे मैं इन वेरिएबल्स के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर मैं यहाँ पर कहता हूं कि num1 ग्रेटर देन num2 तो ये चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। num1 की वैल्यू यहाँ पर 34 है और num2 की वैल्यू यहाँ पर 19 है। तो num1 इज ग्रेटर देन num2, इसीलिए ये 1 रिटर्न कर देगा और हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू हो जाएगा। और ऐसे ही लेस देन के लिए होगा। अगर मैं num1 लेस देन num2 करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 34 लेस देन 19 होगा और उसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। और सेम हमारा ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल टू के लिए होगा। इन सारी चीजों को हम नीचे कंपेयर भी करेंगे। यहाँ पर दो और ऑपरेटर्स हैं, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। इन दोनों को भी हमें समझना है। इक्वल्स टू का मतलब ये दोनों को कंपेयर करेगा कि क्या ये दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं, और अगर इक्वल होंगे तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा और इक्वल नहीं होंगे तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये देख के आपको लग सकता है कि हम 2 बार इक्वल्स क्यों यूज कर रहे हैं। हम अगर चाहते तो वो 1 बार इक्वल को भी यूज कर सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग में ये जो 1 बार इक्वल होता है इस साइन को हमने पहले से ही रिजर्व कर रखा है। ये साइन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है और ये हम यूज करते हैं जब हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है किसी भी वेरिएबल में। जैसे यहाँ पर आप देखो, हमने num1 तो बना दिया और हमें इसमें कुछ असाइन करना था तो हमने इक्वल्स 34 कर दिया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं कहलाएगा। तो यही डिफरेंस हमारा ये 2 बार इक्वल्स और 1 बार इक्वल में होता है। और यहाँ पर हम ये जो राइट हैंड की वैल्यू है उसे हम लेफ्ट हैंड वैल्यू में असाइन करना चाहते हैं। और डबल इक्वल्स का मतलब ये होगा कि हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं। और ऐसे ही नॉट इक्वल्स टू भी होता है। अगर यहाँ पर आप num1 नॉट इक्वल्स num2 करोगे तो यहाँ पर ट्रू आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है ये इक्वल टू के। इन सारे ऑपरेटर्स को हम नीचे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। num1 में हमने 34 सेव किया और num2 में हमने 19 वैल्यू को सेव कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है रिजल्ट, और उसका टाइप मैंने बूल कर दिया है। और इसी रिजल्ट में हम सेव कर रहे होंगे इन सारे कंपेरिजन्स की वैल्यू। हम जब भी इन ऑपरेटर्स को लगाते हैं तो हमारी जो वैल्यू रिटर्न होती है वो एक बूलियन टाइप की वैल्यू होती है, इसीलिए हमने ये बूलियन वेरिएबल बनाया है। और यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, रिजल्ट में हमने सेव किया, मतलब हमने असाइन किया रिजल्ट में num1 ग्रेटर देन num2। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये सबसे पहले इस चीज को इवेल्युएट करेगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि num1 की जगह 34 आएगा और ग्रेटर देन के बाद num2 की जगह हमारा 19 आएगा। तो ये हमारा ट्रू कंडीशन है, इसलिए हमारा रिजल्ट में ट्रू सेव हो जाएगा, मतलब हमारा 1 सेव हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर सी आउट करेंगे तो आंसर भी 1 ही आना चाहिए। इसीलिए मैं इसको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि रिजल्ट हमारा 1 बन चुका है। अब मैं सेकेंड ऑपरेटर को देखता हूँ, ये लेस देन ऑपरेटर है। और ऑब्वियसली 34 लेस देन हम 19 करेंगे तो हमारा फॉल्स आना चाहिए, इसीलिए हमारा रिजल्ट में अब नई वैल्यू सेव होगी और वो वैल्यू होगी 0। और ऐसे ही अगर मैं इसे फिर से रन करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे पहले तो हमारी 1 थी वैल्यू, बट बाद में हमारी 0 हो गई है क्योंकि हमने लेस देन ऑपरेटर का यूज कर लिया है। और ऐसे ही हमारा ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर भी होता है। ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब ये है
कि अगर आपका ग्रेटर हुआ तो भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा और अगर आपका इक्वल हुआ तो भी रिटर्न हो जाएगा। अभी मैं इस चीज को रन करूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पर आंसर 1 आने वाला है, क्योंकि ये जो num1 है वो ग्रेटर तो है ही num2 के। लेकिन अगर यहाँ पर मैं num2 को भी 34 कर दूं और फिर इसे सेव करके रन करूंगा तो भी हमारा रिजल्ट 1 ही आने वाला है। बट ऊपर आप देख सकते हो कि num1 ग्रेटर देन num2 में यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, बट num1 ग्रेटर नहीं रहा अब num2 से। अब मैं इसे फिर से 19 कर देता हूं और आगे के एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर मैं यहाँ कहूं num1 लेस देन इक्वल्स num2 है तो यहाँ पर यहाँ पर एक एरर आ गया है और ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके रन करा दिया है। और अगर आप देखो यहाँ पर नीचे तो टेम्प कोड रनर के नाम से एक फाइल बनी है और इस टेम्प कोड रनर फाइल में वही कोड सेव होता है जो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। और ये एक टेम्परेरी फाइल होती है जो हमारा कंपाइलर रन कर देता है, बट यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन नहीं है और बस इतना सा कोड हमारा C++ का कंपाइलर समझ नहीं पाता और इसीलिए ये एरर थ्रो कर देता है। तो अब यहाँ पर वापस आ जाता हूँ इस कोड में और ये टेम्प कोड रनर है, इस फाइल की हमें जरूरत भी नहीं होती, तो अगर आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। और अगर मैं इसे फिर से अब सेव करके रन करूं तो आप देख सकते हो ये जो फोर्थ आंसर था ये 0 हो चुका है, क्योंकि हमारा लेस देन है यहाँ पर 19। और अगर मैं इसे फिर से 34 कर दूं तो आप देखो ये लेस देन और इक्वल्स टू है, इसीलिए अगर इक्वल होता है तो भी ये 1 हो जाता है। तो आई होप आप ये लेस देन इक्वल्स और ग्रेटर देन इक्वल्स को समझ गए हो। अब हम इक्वल्स टू पे आते हैं। इक्वल्स टू का एक ही फंडा होता है कि अगर दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, बट अगर वो इक्वल नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हो कि 0 वैल्यू आ चुकी है। और वैसे ही अगर मैं इसे वापस 34 कर दूं और अगर मैं फिर से इसे रन करूं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि num1 और num2 अब इक्वल हो चुके हैं। और अब हम अपने लास्ट ऑपरेटर को देखते हैं, num1 नॉट इक्वल्स, मतलब num1 नहीं होना चाहिए इक्वल्स num2 के अगर हमें ट्रू चाहिए तो। बट यहाँ पर अगर आप देखो हमने 34 किया है तो मतलब ये इक्वल है और अब मैं इसे रन करूंगा तो ये फॉल्स आना चाहिए, तो हमारा फॉल्स आ जाएगा और वही हमारा यहाँ पर आंसर है। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये बहुत इजी हैं और हमें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पर एक और छोटी सी चीज आपको समझा देता हूँ। हमें पता है कि ये जो बूल टाइप की वैल्यू है ये या तो 0 या बस 1 को ही सेव करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इस रिजल्ट में मैं एक वैल्यू को असाइन करता हूँ 34 को, और इस 34 को अगर असाइन किया मैंने तो भी अगर मैं यहाँ पर सी आउट करके रिजल्ट करूंगा तो यहाँ पर हमारा 1 ही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 1 है और अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डाल दूंगा तो भी हमारा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉन जीरो वैल्यू अगर हमने डाली तो वो हमारी ट्रू को रिप्रेजेंट करती है और 0 हमारी जो वैल्यू होती है फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है C++ में। ये चीज याद रखना, मैंने नेगेटिव नंबर्स के लिए आपको नहीं बताया था कभी। अगर आप कहीं देखते हो कि किसी ने नेगेटिव वैल्यू असाइन करी है किसी बूलियन वेरिएबल में तो इसका मतलब यही है कि वो ट्रू को ही सेव करेगा, क्योंकि वो एक नॉन जीरो वैल्यू है। उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है, वो बस ये देखेगा कि ये 0 नहीं है इसीलिए ये ट्रू है, और अगर ये 0 होगा तभी ये फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। हम यहाँ पर इस वीडियो में आगे चलते हैं। हम ट्राई करेंगे इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को दूसरे टाइप के वेरिएबल्स के साथ भी। सबसे पहले मैं यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ char1 और उसमें मैं a को सेव कर रहा हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पर वेरिएबल सेव कराऊंगा char2 और इसमें मैं यहाँ पर c को सेव कर देता हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ b को भी सेव कर सकता हूँ, b को ही करके देख लेते हैं। और अब मैं इन ऑपरेटर्स को अगर यूज करूं हम सीधा सी आउट करेंगे और रिजल्ट को यूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ क्या कहूंगा कि char1 ग्रेटर देन char2 करके देखो और उसके बाद इस आउटपुट को प्रिंट करा के आप देखो। तो यहाँ पर ये रेड लाइन क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक एरर कॉज कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है इसमें भी हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स ही लगते हैं। तो हम जब ये एक बार एंगुलर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ये एंडल जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया है या ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाया है। आप यहाँ पे क्या करो, जब भी आप सीधा सी आउट में किसी रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करो तो आप यहाँ पर उसे ब्रैकेट्स में डाल दो, तब आपका एरर नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और इसको पहले इवेल्युएट कर देगा और उसके बाद वो चीज जो होगी उसे प्रिंट करेगा। कंट्रोल एस से सेव करके अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये यहाँ पर हमें आंसर 0 दे रहा है। ये 0 क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने क्या बोला, char1 ग्रेटर देन char2,
और हमें पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। मतलब ए की जगह ये 97 को कंपेयर करेगा और बी की जगह ये 98 को कंपेयर करेगा। तो 97 ग्रेटर देन 98 ये फॉल्स होता है, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स आ गया। अगर मैं कहूं यहाँ पर कि ये लेस देन इक्वल्स को कंपेयर करके आप देखो तो यहाँ पर अब ट्रू आना चाहिए, और आप आंसर देख भी सकते हो कि यहाँ पर ट्रू आ चुका है। और ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल में ये 0 आएगा क्योंकि ये हमारा लेस देन है, और इक्वल करने के लिए अगर मैं इसे भी बी ही बना दूं तो ये भी इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। बट इसे ए ही रखता हूं और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स के लिए भी कंपेयर कर लेते हैं। लेस देन इक्वल्स यहाँ पर ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये जो कैर 1 है ये लेस देन कैर 2 है। और आगे बढ़ते हुए अगर मैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूं तो ये हमारा फॉल्स दे देगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। और अगर ये भी बी होता तो यहाँ पर इक्वल आ जाता। लेकिन अगर मैं नॉट इक्वल्स का यूज करूं यहाँ पर तो नॉट इक्वल्स में ये ट्रू दे देगा हमें। ये वैसा ही है जैसे हमारे इंटीजर वेरिएबल के लिए था, बस यही चीज आपको देखनी है कि ये हमारी ASCII वैल्यू को कंपेयर करेगा। और ऐसे ही आप डबल और फ्लोट के लिए करके देखो, डबल और फ्लोट में भी ये चीज वैसे ही होगी, बस वहां पर हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े बहुत ऑपरेशंस करके दिखाई देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊं और एंडल करूं और उसके बाद इस ब्रैकेट में एक कंपैरिजन कर देता हूं, और मैं डायरेक्टली बिन वेरिएबल बनाए हुए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यूज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर 12.23 लिख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं इसको लेस देन 13.34 कर दो। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो अगर मैं इसे रन करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो आंसर है ये एंड में 1 ही आएगा। और आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, बिन वेरिएबल्स बनाए भी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज वैसे ही हो गई जैसे हम var1 प्लस var2 करते हैं, बट हम यहाँ पर 23 प्लस 34 भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स को रन करके देख लो, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप इक्वल्स ऑपरेटर को भी रन करके देख सकते हो। 12.23 मैंने कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, और अब मैं इसे रन करूँ तो आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बूल के लिए भी इस चीज को समझा देता हूँ। बूल क्या होता है आपको पता है कि 1 और 0 ही होता है। सी आउट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और मैं क्या कहूंगा, एक ब्रैकेट बना के यहाँ पर एंडल करूंगा और मैं कहूंगा ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स कर लो। ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स किया मैंने तो ट्रू की जगह 1 होगा, फॉल्स की जगह 0 होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी कंपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रू ही आएगा आंसर और 1 होना चाहिए। और अगर मैं इसे लेस देन करूं तो यहाँ पर फिर 0 आना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन इक्वल करूं तो भी ट्रू आएगा, और लेस देन इक्वल करूं तो हमारा फॉल्स आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेटर है। और अगर इक्वल्स इक्वल्स करूं तो भी हमारा फॉल्स आएगा, मतलब 0 आएगा। और नॉट इक्वल्स करूंगा तो यहाँ पर हमारा ट्रू आ जाएगा। इसे रन करके दिखा दिया एंड पे मैंने, और यहाँ पर ये 1 आ चुका है। और इसे भी अगर मैं ट्रू ही कर देता तो हमारा यहाँ पर फॉल्स आ जाता, और इक्वल के लिए हमारा यहाँ पर ये ट्रू आ जाएगा। तो आई होप आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से समझ गए हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझेंगे, और वो छोटी सी वीडियो होने वाली है और वो भी बहुत ईजी होगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सारी चीजें समझ आ रही हो तो आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो वीडियो पे, और मुझे बताओ कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। तो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।